Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another very important topic in the surgery, which is the surgical jaundice. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने गॉलस्टोन कोलिलिथेसिस को डिस्कस किया था और उसमें हमने उसकी इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की थी और ये डिस्कस किया था कि इसकी जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो gallstone is one of the cause of obstructive jaundice. There are many other causes which can cause jaundice. So today in detail we will discuss. आज का हमारा लेक्चर जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे क्या होता है सर्जिकल जांडिस, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे हम क्लिनिकली एवेलुएट करते हैं पेशेंट विद सर्जिकल जांडिस और एट द एंड इसको मैनेज कैसे करते हैं। जांडिस क्या है? Jaundice is the yellow discoloration of the skin, the conjunctival membrane over the sclera and the other mucous membrane caused by the hyperbilirubinemia. जैसे कि आपको पता है कि टोटल सीरम बिलिरुबिन वैल्यू जो है वो नॉर्मली 0.2 से 1.2 तक वेरी करती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक वेरी करती है। और जांडिस समटाइम जो उस वक्त तक नज़र नहीं आता क्लिनिकली जब तक कि जो सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू जो है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो। जांडिस इज नॉट अ डायग्नोसिस, ये एक साइन है, डायग्नोसिस नहीं है। सर्जिकल जांडिस इज एनी जांडिस amenable to the surgical treatment. Majority are due to the extrahepatic biliary obstruction. अब हम आते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सर्जिकल जांडिस या जांडिस होने की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पिछले लेक्चर जो है उनमें हमने डिटेल जो है वो एनाटमी जो है बिलियरी ट्रैक्ट की वो पढ़ी थी और फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द बाइल को डिस्कस किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइल इज द एक्सोक्राइन सेक्रीशन ऑफ द लीवर। लीवर हेपेटोसाइट के अंदर बाइल बनती है और फिर ये एक मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ डक्ट के थ्रू लीवर से जो है वो राइट और लेफ्ट डक्ट के थ्रू कॉमन हेपेटिक डक्ट में और फिर सीबीडी में आती है और सीबीडी फिर जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और हेड ऑफ पैंक्रियास के पीछे से गुजरते हुए जो है सेकंड पार्ट ड्यूडेनम में ये बाइल एंटर होती है। व्हाट इज द बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन? और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? Biliary obstruction refers to the blockage of any duct that carries bile from the liver to the small intestine. जो बाइल लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि आपने इसका ट्रैक पढ़ा है, आती है, उसके दरमियान किसी लेवल पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको हम बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। दिस कैन अकर एट वेरियस लेवल विद इन द बिलियरी सिस्टम। द मेजर साइन एंड सिम्पटम ऑफ द बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फेलियर ऑफ द बाइल to reach its proper destination. The failure of biliary flow may be due to the biliary obstruction by mechanical means or by metabolic factor in the hepatic cell. अब यह है कि जो biliary obstruction है, obstruction in the bile flow, वो कुछ मैकेनिकल वजह से भी हो सकती है और sometimes it is due to the metabolic factors within the hepatocyte. For the sake of the simplicity, the primary focus of this presentation is mechanical causes of biliary obstruction, जिनको हम फर्दर सेपरेट करते हैं इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक काजेस में। ये डायग्राम अगर देखें, ये वो पहले भी हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। दिस एनाटमी ऑफ द इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी ट्रैक। ये लिवर के अंदर जो आप देखते हैं बाइल प्रोड्यूस हो रही है, फिर राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये दोनों मिलकर फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहे हैं और कुछ सीबीडी बनती है और फिर सीबीडी जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और हेड ऑफ पैंक्रियास के नीचे से
गुजर रही है और वहाँ पे इसको पैंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन करती है और फिर ये दोनों डक्ट जो है वो ड्यूला वेटर जो है उस पर आके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में एंटर हो गई है। तो ये इंट्रापैटक और एक्स्ट्रापैटक बिलीव ट्रैक की एनाटमी और किसी लेवल पे यहाँ पे किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो उसको हम बिलीव ऑब्स्ट्रक्शन या सर्जिकल जॉन्डिस कहेंगे। The lack of bilirubin in the intestinal tract is responsible for the pale stool typically associated with biliary obstruction. The cause of itching pruritus associated with the biliary obstruction is not clear. Some believe it may be related to the accumulation of bile acid in the skin. Others suggest it may be related to the release of endogenous opioid. अगर हम जब इसके क्लिनिकल साइन पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के या सर्जिकल जॉन्डिस में तो उसमें दो इंपॉर्टेंट साइन हैं, एक है क्ले कलर स्टूल और दूसरा है प्रूराइटिस। अब ये दोनों जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इसी ऑब्स्ट्रक्शन में है, क्योंकि जब बाइल जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचती तो वो जो कलर जो है स्टूल का जो डार्क कलर होता है वो बाइल की वजह से, बाइल एसिड की वजह से होता है। तो जब वो नहीं पहुंचती तो फिर वो स्टूल का कलर जो है वो टिपिकल क्ले कलर हो जाता है। इसी तरह जो प्रूराइटिस है इसको एसोसिएशन भी सम थ्योरी बिलीव करती हैं कि ये जो ब्लड के अंदर हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है तो इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल एसिड होती है वो काज करती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एंडोजेनस ओपियाइड इन रिस्पॉन्स टू हाइपरबिलिरुबिनेमिया जो होते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये जो काजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट साइन है ये भी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नाउ वी कम टू व्हाट आर द काजेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है सर्जिकल जॉन्डिस है इसकी काजेस क्या है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की काजेस हैं इनको हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज इंट्रिंसिक, नंबर दो इज इंट्राल्यूमिनल और नंबर थ्री इज एक्सट्रिंसिक। आप इनको वन बाई वन देखते हैं। इंट्रिंसिक काजेस, इंट्रिंसिक काजेस क्या है कि जो बिलियरी ट्रैक जो है इंट्रा या एक्स्ट्रापैटिक बिलियरी ट्रैक है जो इसकी वॉल के अंदर जो है अराइज कर रही है काजेस, उनको इंट्रिंसिक काजेस कहते हैं। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सिक्लोरेजन कलेंजाइटिस है, कलेंजियोकार्सिनोमा है, मरीजी सिंड्रोम है। मरीजी सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो गाल स्टोन है ये नेक ऑफ गाल ब्लैडर पे इम्पैक्ट करता है और फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट को कंप्रेस करता है और अल्टीमेटली उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और सम टाइम वहाँ पे फिस्टुला भी बन जाता है। और अदर इंपॉर्टेंट काज है बेनाइन स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट कॉमन काज इसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, पोस्ट इंफ्लेमेटरी हो सकते हैं, पोस्ट रेडियोथेरेपी हो सकते हैं। जो सेकंड ग्रुप ऑफ काजेज है ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल वाव गाल ब्लैडर और कॉमन हेपेटिक डक्ट के लेवल पे आपको काजेज नजर आ रही हैं। ये आपकी इंट्रिंसिक काजेज हैं जो कि मरीजी सिंड्रोम है, कलेंजियोकार्सिनोमा शो कर रही है और टिक शो कर रही है। जो सेकंड ग्रुप ऑफ काजेज है वो है इंट्राल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल काजेज क्या है कि वो काजेज जो कि बिलियरी ट्रैक की ल्यूमन के अंदर होते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गाल स्टोन है। गाल स्टोन जो सीबीडी के अंदर प्राइमरी गाल स्टोन भी हो सकते हैं और ज़्यादातर जो है 85% केसेस में ये गाल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं उसमें होके सीबीडी में आते हैं, बिलियरी ट्रैक में आते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो है वॉरम इन्फेस्टेशन है। इनमें मोस्ट कॉमनली एस्कैरस लुम्ब्रिकाइड और डिफरेंट लिवर फ्लूक हैं जो कि इंट्राल्यूमिनली ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट का ग्रुप है इसकी काजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वो है एक्सट्रिंसिक काजेज। एक्सट्रिंसिक काजेज क्या है कि जो कि बिलियरी ट्रैक के साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन बाहर से कोई चीज़ जो है वो बिलियरी ट्रैक को कंप्रेस कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल लिम्फेडेनोपैथी है। अगर पोर्टा हेपेटिस में किसी वजह से लिम्फ नोड इनलार्ज हैं तो इनलार्ज लिम्फ नोड जो है वो बिलियरी ट्रैक को, मोस्ट कॉमनली सीबीडी को जो है वो कंप्रेस करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटिक ट्यूमर है, अम्प्यूलरी ट्यूमर है, ड्यूडिनल ट्यूमर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बाहर से जो है बिलियरी ट्रैक को कंप्रेस एंड ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। तो ये डायग्राम जो है बड़ी
इसमें आप देखते हैं तो हमने तीनों जो है ग्रुप जो काज ऑफ जॉन्डिस के हैं वो इनको एलेबोरेट किया है। अगली फ्यू स्लाइड में इनकी रेलिवेंट लिटिल बिट डिटेल है, वो आप इसको खुद देख लें। इसके साथ हम ये एक टेबल है, ये एक स्टडी है उससे मैंने लिया है जो कि डिफरेंट काजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पर कंडक्ट की गई थी। ये शो कर रही है फ्रीक्वेंसी कितनी है डिफरेंट काजेज की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करने की। तो इसमें आप अगर देखें तो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है सर्जिकल जॉन्डिस है, वो गॉलस्टोन है। उसके बाद सीए हेड ऑफ पैंक्रियाज है और फिर बिलियरी स्ट्रक्चर है। और बाकी जो है लीवर एब्सेस, सूडोपेंक्रियाटिक सिस्ट, कोलेंजियोकार्सिनोमा, पेरिन्क्युलरी कार्सिनोमा, कोलिडोकल सिस्ट जो है ये रिलेटिवली कम फ्रीक्वेंसी में, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट काज जो है वो गॉलस्टोन है, सी हेड ऑफ पैंक्रियाज है और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये डिफरेंट काजेज जो है थोड़ी लिटिल बिट ये you can see in the slide। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि हम कैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का अगर केस हमारे पास आता है तो कैसे उसको हम एवेलुएट करते हैं। एवेलुएशन जो वही जो टिपिकल स्टैंडर्ड मेथड है, तो हम उस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद हम काज एस्टेब्लिश करेंगे और फिर हम रेलेवेंट ट्रीटमेंट करेंगे। जो हिस्ट्री है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट की, उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो पेशेंट जिसके साथ आता है वो होगी जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, डार्क कलर यूरिन, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया है पेल या क्ले कलर स्टूट के साथ। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम होती हैं इनके साथ पेशेंट आता है। जब ये जॉन्डिस के साथ पेशेंट आता है तो हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछनी है जॉन्डिस से रिलेटेड पेशेंट से, वो है उसकी ड्यूरेशन पूछनी है, उसका ऑनसेट पूछना है और उसकी प्रोग्रेशन पूछनी है। अच्छा, ये कैसे, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखें, अगर हम उसकी ड्यूरेशन पूछेंगे तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन है 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर जॉन्डिस हुआ है, उसकी हिस्ट्री से 3 दिन की है, तो मोस्ट लाइकली कोई गॉलस्टोन या इन्फ्लेमेटरी काज की वजह से हो गया। लेकिन अगर उसकी ड्यूरेशन जो है 2, 3, 2.5 महीने की है तो वो मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट काज होगी उसके जॉन्डिस की। इसी तरह ऑनसेट है, अगर तो सडन ऑनसेट है कि पेशेंट कहता है कि मैं रात को ठीक सोया था, सुबह उठा तो मेरी पेन हुई और मेरी आंखें पीली हो गई हैं, और सडन ऑनसेट का जॉन्डिस है, तो ये ज़्यादातर जो है स्टोन की वजह से होता है। लेकिन अगर स्लो ऑनसेट है, ओवर डेज और वीक्स के ऊपर स्लोली ऑनसेट है, तो ये अगेन फिर मैलिग्नेंट काज की वजह से होता है। इसी तरह जो उसकी प्रोग्रेस है, अगर तो सडन प्रोग्रेस है कि रात को ठीक था, सुबह उठा तो पेशेंट का जॉन्डिस था, टेस्ट करवाया तो बिलोरेबन 2 थी, नेक्स्ट डे 5 होगी, उससे नेक्स्ट डे 8 होगी, यानी सडन जो है प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये अगेन जो है गॉलस्टोन की वजह से होता है। और जो मैलिग्नेंट जॉन्डिस है वो स्लोली ओवर मंथ जो है स्लोली राइज करता है। जॉन्डिस के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है जो आपने हिस्ट्री में उससे पूछनी है, वो पूछना है कि उसके साथ कोई जॉन्डिस के साथ कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट या सिम्टम तो नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसोसिएटेड कंप्लेंट है वो अब्डोमिनल पेन है। अब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट से पूछना है कि व्हाट इज द लोकेशन एंड फैक्टर ऑफ द पेन क्या है। पेन के साथ दूसरी सिम्टम पूछनी है कि पेशेंट जो है उसको कोई एसोसिएटेड सिम्टम, कोई फीवर या राइगर या तेल तो नहीं है। अगर फीवर या राइगर और तेल है तो ये शो करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन या कोलेंजाइटिस है। और इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में पूछना है, सामने कोई ऐसी चीज़ पूछनी है कि जो उसकी हेपेटिक जॉन्डिस जो है उसको रूल आउट कर सके। उसमें क्या है, हमने पूछना है पेशेंट से कोई रिसेंट जो है आउटसाइड किसी रेस्टोरेंट से फूड इनटेक की हिस्ट्री तो नहीं है।
कोई उसको जो है रिसेंट सर्जरी जो है उसकी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई इंजेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री तो नहीं है, और सबसे ज़्यादा है कि कोई यानी कोई ड्रग, अल्कोहल और कोई ऐसी मेडिसिन जो है जो हेपेटिक जॉन्डिस कर सकती है, उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने पूछनी है टू रूल आउट कोई उसको कोई हेपेटिक जॉन्डिस तो नहीं। तो हिस्ट्री के बाद ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमने उसको कोई वेट लॉस है, उसकी चेंज इन बाउल हैबिट है जो कि मेलिग्नेंसी को शो करते हैं, वो पूछना है। हिस्ट्री के बाद हमने क्या करना है पेशेंट का, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगेन हमने क्या करना है, पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पेशेंट की, वो उसका एग्जामिनेशन ऑफ आई है, जिसमें आपको जॉन्डिस या येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा विजिबल होगी। और अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा डीप है तो पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन जो है वो भी येलो कलर की हो सकती है। उसके साथ आपने पेशेंट की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स देखनी है और फीवर देखना है। अगर उसको टैकीकार्डिया है और फीवर है तो ये शो करता है कि पेशेंट जो है उसको एसोसिएटेड इंफेक्शन या कोलेंजाइटिस है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करनी है वो उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमने टिपिकली उसका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट अपर क्वाड्रेंट है उसको एग्जामिन करना है। उसके एग्जामिनेशन में एक तो हमने देखना है पहले तो वहाँ पे कोई जनरलाइज टेंडरनेस या रिबाउंड टेंडरनेस तो नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में वो हमने करना है, पैल्पेट करना है फॉर गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर पैल्पेबल है या नहीं है। अब अगर गाल ब्लैडर पैल्पेबल है तो यहाँ पे आपको क्राइजर लॉ जो है वो, या क्राइजर साइन या क्राइजर लॉ जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्राइजर लॉ क्या है कि इन अ जॉन्डिस पेशेंट इफ द गाल ब्लैडर इज पैल्पेबल it is less likely due to the gallstone, it is more likely due to the malignancy। यानी अगर पेशेंट जो है वो जॉन्डिस के साथ, सर्जिकल जॉन्डिस के साथ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ आया है और ऑन एग्जामिनेशन उसका गाल ब्लैडर पैल्पेबल है, तो ये मोस्ट लाइकली इसकी काज क्या होगी, वो किसी मेलिग्नेंसी, सीएड ऑफ पेंक्रियाज, कोलेंजियोकार्सिनोमा या अदर कोई मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। बिनाइन डिजीज या गॉलस्टोन की वजह से वो लेस लाइकली है। तो ये एग्जामिनेशन जो है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है, ये हमें पॉइंट आउट कर सकता है कि इसकी सर्जिकल जॉन्डिस की काज क्या हो सकती है। ये देखें, ये डायग्राम देखें, इसमें जो लेफ्ट साइड पे आप देखें पेशेंट की आई में देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त एलेबरेशन आपको नज़र आ रही है ये जॉन्डिस की। कितना सर्कुलर देखें तो ये डीप जॉन्डिस येलोनेस इसमें नज़र आ रही है। तो टिपिकल फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आप देख सकते हैं। राइट साइड पे देखें तो हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखा है कि कैसे आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पैल्पेट करते हैं फॉर टेंडरनेस एंड टिपिकली फॉर द पैल्पेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। तो ये दोनों क्लिनिकल साइन जो आप इस डायग्राम में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नजर आ रहे हैं। नो आफ्टर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट को। कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? दो तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक तो है रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन और देन स्पेसिफिक जो है वो इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन। रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन में हम इसका WBC ब्लड कंप्लीट करवाएंगे। उसमें अगर WBC काउंट इंक्रीज है तो वो शो करेगा कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन या कोलेंजाइटिस है। यूरिन एनालिसिस में यूरिन में बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में प्रेजेंट होगी लेकिन यूरोबिलिरुबिन एब्सेंट होगी, क्योंकि जो बाइल जो है वो गट में नहीं जा रही और इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन नहीं हो रही। देन इम्पॉर्टेंट जो है वो हम करेंगे इसका क्लॉटिंग प्रोफाइल, PTA-APT, INR। ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में डी रेंज हो सकता है क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन, स्पेशली वाइटामिन K जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते।
फिर हम हेपेटाइटिस बी सी की सारोलॉजी करवाएंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन anti-HCV to rule out any hepatic cause, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैब इन्वेस्टिगेशन वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में वो LFT है। LFT जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये एक टेबल आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंस वैल्यू ऑफ LFTs इन ऑब्स्ट्रक्टिव और हेपेटिक जॉन्डिस में। तो उसमें आप देखें जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में टोटल बिलिरुबिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में रेज होगी। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है सर्जिकल जॉन्डिस है उसमें रेज होगी, लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस में जो माइल्डली रेज होगी। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में माइल्डली रेज होगी, लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस में मार्कली एलिवेटेड होगी। इसी तरह अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में या सर्जिकल जॉन्डिस में ये मार्कली एलिवेटेड होगा, लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस में ये मिनिमली एलिवेटेड होगा। देन ट्रांसअमाइनेजेस, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो मिनिमली और माइल्डली एलिवेटेड होंगे, लेकिन जो हेपेटिक जॉन्डिस है उसमें ये मार्कली एलिवेटेड होंगे, क्योंकि ये हेपेटोसाइट से रिलीज होते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में टिपिकली एलिवेटेड होगा, लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस जो है उसमें मिनिमली एलिवेटेड होगा। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज द इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन। इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे आपकी बेसिक और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के क्या एडवांटेज हैं? अल्ट्रासाउंड इजीली अवेलेबल है, नॉन इन्वेसिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अल्ट्रासाउंड हमें क्या बताएगी? जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट है, अल्ट्रासाउंड इसमें हमें बताएगी कि वेदर बिली ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। अगर है तो वेदर इट इज इंट्रापैटिक और एक्स्ट्रापैटिक, और तीसरा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की काज क्या है, ये मैलिग्नेंसी है, ये स्टोन है, या कोई स्ट्रिक्चर है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमें अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत अच्छी तरह बता देगी। ये आप डायग्राम देख लें, इसमें आप अल्ट्रासाउंड है, गाल ब्लैडर देखने के स्टैंडर्ड गाल ब्लैडर है, उसके अंदर स्टोन नजर आ रहा है, ठीक है, और नीचे हमें इसके पोर्टल वेन नजर आ रही है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज द in case of obstructive jaundice, CT scan. CT scan is usually considered more accurate than ultrasound for helping to determine the specific cause and level of the obstruction. ये ज़्यादा जो है फाइनर डिटेल जो है उसकी बता देती है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की काज क्या है, लेवल क्या है, उसको ज़्यादा markedly elaborate कर देती है जनरल अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट इज द परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक एंजियोग्राम. It is done especially if the intrahepatic duct is dilated. It outlines the ability, locates stone and is therapeutic for stent placement and stone retrieval. परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक एंजियोग्राम ज़्यादातर हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन जो मोस्ट प्रॉक्सिमल होती है और इंट्राहेपेटिक डक्ट्स जो होती हैं वो मार्कली डिलेटेड होती हैं, तो इसके थ्रू हम इंट्राहेपेटिक डक्ट और प्रॉक्सिमल ब्लीड ट्रैक को आउटलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ को ड्रेनेज भी कर सकते हैं थ्रू द कैस्टर, हम स्टोन भी रिट्रीव कर सकते हैं और स्टैंट भी डाल सकते हैं। ये देखें आप इस डायग्राम में, आप देखें एब्डोमिनल सीटी स्कैन है, आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड है और ठीक है स्टोन भी आपको नजर आ रहा है अंदर सीबीटी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो मेरे ख्याल में अल्ट्रासाउंड के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में है वो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी है। ERCP is an outpatient procedure that
combine endoscopic and radiological modality to visualize both the biliary and pancreatic duct system. मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसको हम डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसकी थेरापेटिक इम्प्लीकेशन जो है हम लेटर ऑन ट्रीटमेंट के सेक्शन में पढ़ेंगे। ये हमें बिलियरी ट्रैक जो है और पैंक्रियाटिक ट्रैक दोनों को जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं ERCP के साथ। नेक्स्ट इज द एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, इट्स कंबाइन एंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड टू प्रोवाइड remarkably detailed image of the pancreas and biliary tree. It allows diagnostic tissue sampling via endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है ये इसके साथ हम बहुत फाइनली जो है डिटेल जो है फाइन डिटेल जो है इसकी पैंक्रियाटिक एंड biliary tree की देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ख़ास तौर पे जहाँ पे आप कोलोंजियोकार्सिनोमा या पैंक्रियास को मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर अल्ट्रा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करके हम उसकी टिश्यू सैंपलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है इतना डीप जाके अंदर टिश्यू सैंपलिंग करने का। तो FNAC हम कर सकते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ। ये डायग्राम देखें जिसमें ये शो कर रही है ERCP। इसमें आप देखें कि हमें डायलेटेड CBD पूरी की पूरी डायलेट नज़र आ रही है और इसके अंदर मल्टीपल स्टोन जो है ये फिलिंग डिफेक्ट जो ब्लैक कलर के मुख्तलिफ हैं, ये डिफरेंट मल्टीपल स्टोन इन द CBD विच काजिंग द डायलेटेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CBD वो हम देख सकते हैं। आफ्टर द ERCP, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन in the obstructive jaundice or surgical jaundice, which I think is the magnetic resonance cholangiopancreatography, इसको MRCP भी कहते हैं। MRCP is a non-invasive way to visualize the hepatobiliary tree। जो ERCP है वो इन्वेसिव है, मिनिमल इन्वेसिव है, ठीक, उसमें जो किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है। MRCP जो है ये टोटली नॉन इन्वेसिव तरीका है जिसके साथ हम hepatobiliary को विजुलाइज कर सकते हैं। MRCP provide a sensitive non-invasive method of detecting biliary and pancreatic duct stone, stricture or dilatation within the biliary system. It is also sensitive for helping to detect cancer। के साथ भी हम कोलोंजियोकार्सिनोमा, पियर्डा पैंक्रियास और दूसरी मेलिग्नेंसी जो है उनको डिटेक्ट करने में बड़ा सेंसिटिव। ये डायग्राम देखें, इसको मैंने थोड़ा सा इनलार्ज किया है। हो सकता है इतनी अच्छी इसकी विजुअलाइजेशन हो, लेकिन यू कैन सी जो ऊपर जो आपको मल्टीपल जो इंट्रापैटिक एक्स्ट्रापैटिक डक्ट जो है वो डिलेटेड हैं और यहाँ पे डिस्टली जो है वो हाइलर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है CBD की और प्रॉक्सिमल जो है इंट्रापैटिक डक्ट जो है वो डायलेटेड नजर आ रहे हैं। तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि व्हाट इज द जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, पेशेंट को जॉन्डिस है, अगर है तो उसकी काज क्या है और काज है तो उसका लेवल क्या है और वेदर इट इज ऑपरेबल, नॉन ऑपरेबल और बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। उसके बाद हमारा फेज आता है कि how will you manage, how will you treat the patient with the obstructive jaundice। Treatment of the underlying cause is the objective of the treatment of biliary obstruction। ये थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल केयर जो है ये इसको आप भूल जाएं। बेसिकली इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग काज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द treatment of the biliary obstruction। Do not subject patient to surgery until the diagnosis is clear। तो यहाँ पे बेसिकली है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग काज, जो उसकी काज है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, अगर स्टोन है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, स्ट्रक्चर है, मैलिग्नेंसी है,
उसको आपने ट्रीट करना है। और जब तक आप श्योर ना रहे व्हाट इज द अंडरलाइंग काज क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उस वक्त तक आप इसको सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अब अगर आपने सर्जरी करनी है तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसको काफ़ी मॉर्बिड होता है, यूजली जो है वो वीक्स और मंथ की उसकी हिस्ट्री होती है जॉन्डिस की, और उस जॉन्डिस की वजह से कुछ सर्टन जो है प्रॉब्लम और चेंजेस इन द बॉडी में होती हैं, और उनको रेक्टिफाई करना, सर्जरी से पहले उनको करेक्ट करना और पेशेंट को बिल्डअप करना ज़रूरी होता है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम ऑफ अ जॉन्डिस पेशेंट एंड मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बिफोर सर्जरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन ड्यू टू द बिलीस्टेसिस, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ड्यू टू द विटामिन के डेफिशिएंसी, लीवर ग्लाइकोजन डिप्लेशन, डिहाइड्रेशन एंड हेपेटोरेनल सिंड्रोम। देयरफॉर जो प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से जो हो चुकी हैं पेशेंट को, सर्जरी से पहले उनको आपने नॉर्मलाइज करना है, उनको नॉर्मल वैल्यू पे लेके जाना है, जिसको हम कहते हैं तो ऑप्टिमाइज करना पेशेंट को। तो पेशेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे सर्जरी के लिए? सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमें फ्लूइड रिससिटेशन करनी है यूजिंग डेक्सट्रोज अल्टरनेट विद सेलाइन, और साथ साथ पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो ओरल रिहाइड्रेशन भी ज़्यादा ज़्यादा करें। कोलेंजाइटिस या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है जो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोब को कवर करें। सर्जरी से पहले बॉल प्रिपरेशन करनी है, और जो विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से जो पीटी और आईएनआर की रेंज है या ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसको इंट्रामस्कुलर विटामिन के 10 मिलीग्राम डेली देना है, और ये यूजली 5 डेज प्री ऑपरेटिवली इसको स्टार्ट कर देते हैं और उस वक्त तक देते हैं अंटिल जो है वो आपका पीटी आईएनआर जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करनी है, और सर्जरी से एक दिन पहले या बिफोर नाइट जो है आप उसको पेशेंट को कैटेगराइज कर देंगे ताकि पारोपेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो यूरिन आउटपुट मॉनिटर हो सके। यू मे कंसीडर गिवन मैनिटॉल प्री ऑप, इंट्रा ऑप एंड पोस्ट ऑप फॉर डायूरेसिस टू प्रिवेंट हेपेटोरेनल सिंड्रोम। पेशेंट जो है अगर उसका बिलिरुबिन लेवल बहुत इंक्रीज है तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट जो है उसका एनयूरिया या ऑलिगूरिया हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्री ऑफ, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव आप पेशेंट को मैनिटॉल दे सकते हैं एज ए डायूरेसिस, और उसकी यूरिन आउटपुट जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब आपने पेशेंट जो है उसको सर्जरी के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया है, तमाम जो उसके पैरामीटर थे उसको दुरुस्त कर लिया है, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक दे दी है, यूरिन आउटपुट स्टैब्लिश कर लिया है, आपने उसका पीटी आईएनआर नॉर्मल कर लिया है। तो नाउ द पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी। अब आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो सर्जरी में आपने क्या करना है? द नीड फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन डिपेंड अपॉन द काज ऑफ बिलियर्ड। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्जिकल जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इसकी नंबर ऑफ काजेज हो सकती हैं जो हमने पिछले टेबल में डिस्कस किया है। तो सर्जरी क्या करनी है पेशेंट की, ये डिपेंड करती है कि उसकी काज क्या है। मसलन अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू द स्टोन इन द सीबीडी है तो उसके लिए आप उसकी ईआरसीपी करेंगे या सीबीडी एक्सप्लोर करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू द स्ट्रक्चर और इंजरी टू द बिली ट्रैक है तो उसके लिए आप उसको स्टेंट प्लेस कर सकते हैं या आप उसकी हेपेटिकोसिस्टोमी करेंगे। लेकिन अगर काज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है वो सीए हेड ऑफ पेंक्रियाज है तो उसके लिए आप अगर ऑपरेबल है तो फिर पेंक्रियाटेक्टमी करेंगे। अगर उसकी काज जो है कोलेंजियोकार्सिनोमा है, अगेन अगर वो ऑपरेबल है तो उसको रिसेक्ट करेंगे और हेपेटिकोसिस्टोमी करेंगे। तो क्या सर्जरी करनी है ये डिपेंड करती है कि उसकी काज क्या है। आज हम जो है स्पेसिफिकली हमने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को डिस्कस किया है, उसकी डिफरेंट काजेज को डिस्कस किया है, लेकिन अब मैनेजमेंट वाइज जो है आज हम स्पेसिफिक
काज और स्ट्रक्चर जॉन्डिस जो है, जो कि स्टोन एंड सीबीडी की वजह से स्ट्रक्चर जॉन्डिस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है ड्यू टू द स्टोन एंड द सीबीडी, उसको हम कहते हैं कोलिडोकोलिथेसिस, कोलिडोकोलिथेसिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू द स्टोन एंड द सीबीडी। इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, टू मेथड टू मैनेज द कोलिडोकोलिथेसिस। नंबर वन इज द मिनिमल इन्वेसिव मेथड और दूसरा है सर्जिकल मेथड। मिनिमल इन्वेसिव मेथड जो है वो अगेन डिवाइडेड है, मोस्ट कॉमनली यूज है ERCP एंड पेपिलोटमी, एंड सेकंड है परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी और PTC। जो मिनिमल इन्वेसिव मेथड है, इनमें जो ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा यूजफुल है और इन प्रैक्टिस है, वो ERCP एंड पेपिलोटमी एंड स्टोन एक्सट्रैक्शन है। इसमें क्या करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो रूटीन ERCP करता है, उसमें जो हम एम्पेलोवेटर को नेगोशिएट करते हैं, और राइट साइड की डायग्राम आप देख रहे हैं सामने से, वो एम्पेलोवेटर जो उसकी पेपिलोटमी कर दी है, और उसके थ्रू जो है आप फिर डॉर्म या बास्केट डाल के जो है स्टोन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट साइड की डायग्राम में आप देख रहे हैं तो आप स्टोन जो है वो एक्सट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका दूसरा एडवांटेज यह है कि अगर स्टोन इम्पैक्टेड है और आप उसको थ्रू ERCP और पेपिलोटमी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप वहाँ से स्टेंट पास कर देते हैं। उससे ये है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है, और लेटर ऑन आप जो है उसको ओपन सर्जरी के साथ स्टोन को रिट्रीव कर सकते हैं। मीनवाइल जो पेशेंट का जॉन्डिस है वो रिलीव हो जाता है। तो नंबर वन इज ERCP एंड पेपिलोटमी। दिस इज अ मिनिमली इन्वेसिव मेथड है, जिसके साथ मोस्ट कॉमनली आजकल यही मेथड यूज हो रहा है। सर्जरी जो है, ओपन सर्जरी या सर्जिकल इंटरवेंशन जो है, उसकी इंडिकेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो उसी सूरत में सर्जरी की इंडिकेशन होगी जब आप मिनिमल इन्वेसिव मेथड जो है वो नहीं कर सकते। जो दूसरा मेथड जो है मिनिमल इन्वेसिव CBD स्टोन एक्सट्रैक्शन का, वो है PTC या परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, PTC जो है वो कहाँ पे करते हैं, वो जहाँ पे जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो मोस्ट प्रोक्सिमल होती है, और जो इंट्राहेपेटिक डक्ट जो है वो काफ़ी डिलेटेड होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक परक्यूटेनियसली एक कैथेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो एक जो डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट है उसको नेगोशिएट करते हैं, और उसके थ्रू फिर आप जो है अगर कोई स्टोन है तो उसको भी रिट्रीव कर सकते हैं, और स्टेंट जो है वो डाल सकते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में। और अगर दोनों चीज़ें नहीं मुमकिन तो फिर एटलीस्ट एक्सटर्नल ड्रेनेज कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं PTC की डायलेटेड हैं इंट्राहेपेटिक डक्ट, और क्वाइट प्रॉक्सिमल जो आपको हायर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रही है, और कैथेटर जो है वो इंट्राहेपेटिक डक्ट में आपको नज़र आ रहा है। दिस इज कॉल्ड PTC। नाउ वी कम टू द ओपन सर्जरी। अगर CBD स्टोन जो है वो मिनिमल इन्वेसिव मेथड से नहीं निकल सकते, तो हम फिर इसकी ओपन सर्जरी करेंगे, जिसको हम कोलिडोकोटमी या सादा लफ्ज़ों में CBD एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। कोलिडोकोटमी या CBD एक्सप्लोरेशन करने के अगेन दो मेथड हैं। नंबर वन इज ना ओपन टेक्निक ऑफ कोलिडोकोटमी और CBD एक्सप्लोरेशन, और नंबर सेकंड है लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, जहाँ पे फैसिलिटी और एक्सपर्टी अवेलेबल है। वहाँ पे आजकल लेप्रोस्कोपिक मेथड भी CBD एक्सप्लोरेशन का यूज़ होता है, लेकिन इसके लिए ये है कि एक्सपर्टी भी होनी चाहिए और इक्विपमेंट भी होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो है वो ओपन मेथड से जो है CBD एक्सप्लोरेशन या कोलिडोकोटमी करते हैं।
इंडिकेशन क्या है कोलिडोकॉटमी की? जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया है कि मोस्ट कॉमन यूज जो मेथड आजकल है वो मिनिमल इन्वेसिव मेथड या ERCP है। तो ओपन कोलिडोकॉटमी आपने उस वक्त में करनी है जब मिनिमल इन्वेसिव मेथड जो है वो फेल हो गया है, आप स्टोन नहीं रिट्रीव कर सके, या मिनिमल इन्वेसिव मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या आपके पास मिनिमल इन्वेसिव मेथड ERCP और टेफ्लॉन की वो फैसिलिटी नहीं है। इन तीनों सूरतों में फिर आप ओपन CVD एक्सप्लोरेशन या कोलिडोकॉटमी करेंगे। ओपन CVD एक्सप्लोरेशन या कोलिडोकॉटमी में आप क्या करते हैं? इसमें आप पहले रूटीन कोलिस्टेक्टमी करते हैं, उसके बाद सुप्राड्यूडनल पार्ट ऑफ द CVD जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और सुप्राड्यूडनल पार्ट ऑफ CVD जो है उसमें 0.5 से 1 सेंटीमीटर का एक इंसिजन देते हैं, और इस इंसिजन के थ्रू आप जो है वो तमाम स्टोन जो है वो CVD के अंदर जो है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, फ्लो ऑफ बाइल जो है उसको ड्यूडेनम में एस्टेब्लिश करते हैं, और फिर जो है इसको नॉर्मल सलाइन के साथ प्रॉक्सिमल डिस्टल CVD को वॉश करते हैं। उसके बाद आप इस CVD के अंदर एक T ट्यूब डालते हैं, और ओवर द T ट्यूब जो है वो इंटरप्टेड सूचर के साथ जो CVD को बंद कर देते हैं, और T ट्यूब को जो है वो सेपरेट होते के थ्रू बॉडी के बाहर ले आते हैं। ये T ट्यूब जो है आपकी एक्सटर्नल डिजीज ड्रेनेज के काम आती है। अब उसके बाद जब CVD ऑब्स्ट्रक्शन जो है रिलीव हो गई है, स्टोन रिमूव हो गए हैं, तो विद इन फ्यू डेज जो पेशेंट जो है उसका जॉन्डिस भी रिलीव हो जाएगा, उसका सेप्सिस भी रिलीव हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब पेशेंट आपका बेहतर हो गया है, उसका जॉन्डिस भी ठीक हो गया, उसका सेप्सिस भी ठीक हो गया, और बाइल जो है T ट्यूब के थ्रू जो है एक्सटर्नली ड्रेन भी हो रही है, तो आफ्टर 2 वीक इफ पेशेंट इज स्टेबल और इम्प्रूव, तो आफ्टर 2 वीक हम जो है वो ये T ट्यूब के थ्रू एक T ट्यूब कलेंजियोग्राम कराते हैं पेशेंट का। अब T ट्यूब कलेंजियोग्राम के बाद आपको 2 सूरतें हैं। एक ये है कि आपने T ट्यूब कलेंजियोग्राम कराया, तो आपने देखा कि जो है वो डाई जो है वो स्मॉल कट के अंदर फ्रीली जा रही है, कोई फिलिंग डिफेक्ट नहीं है, और कोई अबनॉर्मल डायलेटेशन नहीं है CVD की। इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीव हो गई है, और बिलियरी फ्लो जो है वो मेंटेन हो गया है। तो अब आप पेशेंट की T ट्यूब को निकाल देंगे और पेशेंट को डिस्चार्ज करके जा देंगे। तो सेकंड सिचुएशन ये है कि आप देखते हैं कि जो डाई जो है वो फ्रीली जो है वो नहीं जा रही ड्यूडेनम में और स्मॉल कट में, और वहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट हैं जो कि शो कर रहे हैं कि कोई मिसिंग स्टोन है, और स्टिल देयर इज अबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द CVD और बिलियरी ट्रैक्ट। अब इस कंडीशन में अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है कि आप T ट्यूब को इन प्लेस रखेंगे फॉर 6 वीक, और 6 वीक के बाद क्योंकि आपका ट्रैक मैच्योर हो गया, तो रेडियोलॉजिस्ट जो है इस ट्रैक के थ्रू जो है वो कैथेटर डालेगा, और जो मिसिंग स्टोन है इस ट्रैक के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और दूसरा, अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको अगेन यू हैव टू गो फॉर सेकंड टाइम टू री एक्सप्लोर द CVD टू रिमूव द मिस स्टोन। और दूसरी टेक्निक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक्सपर्टी और फैसिलिटी अवेलेबल है, दिस प्रोसीजर ऑफ CVD एक्सप्लोरेशन कैन बी डन बाय द लेप्रोस्कोपिक इमेज। So with this, we end up with the very vast subject, सर्जिकल जॉन्डिस और स्ट्रक्चरल जॉन्डिस। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द सर्जिकल जॉन्डिस, व्हाट आर इट्स काजेज, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, और इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, और
एट द एंड हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू द स्टोन एंड सीवीडी या कोलिडोकोलियोसिस है उसको कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका होमवर्क है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हमने दी हैं कि अगर पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का उसको अगर ट्रीट नहीं करते, अगर मैनेज नहीं होता तो अल्टीमेटली उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उनको आप खुद देखेंगे। और कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसको यू आर फ्री टू आस्क, उसको डिस्कस कर सकते हैं। और जब भी आप इस लेक्चर के गो थ्रू हो जाएंगे देन आई विल पुट अ कपल ऑफ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।